अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये देखें आपका आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन क्या होते हैं। पहले इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। अच्छा देखें, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है डायरेक्ट वेरिएशन की। व्हेन एन इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये आपका पेज नंबर 72 है। अगर आप अपनी यहाँ आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो आप अपनी बुक्स निकाल लें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी लीड्स टू एन इंक्रीज़ और डिक्रीज़। इसका ये मतलब है, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। इन अदर क्वांटिटी दीज क्वांटिटीज़ आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन और वेरिएशन टू ईच अदर। यानी इन लाइंस का ये मतलब है, अगर आपके पास एक कमोडिटी या एक चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज़ करें तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाए, इसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको एग्जांपल्स तो खैर दे दूँगी। देखिए एक ये भी लाइन लिखी हुई है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखें, इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड टू सो दैट अ चेंज इन वन कॉज द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर, इट मीन्स वन वेरीज ऑन द अदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, डायरेक्ट और इन्वर्स। यानी अगर आपके पास टू कमोडिटीज़ हैं या आपके पास यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया है, टू क्वांटिटीज़ हैं, तो टू क्वांटिटीज़ को हमारे पास टू टाइप्स के रिलेशन होते हैं टू क्वांटिटीज़ में। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इन्वर्स। अब डायरेक्ट में हमारे पास देखें, यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है। ये हमारे पास चॉकलेट कप्स बनाए हुए हैं। अगर इफ़ वी वांट टू ईट मोर चॉकलेट कप्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा मिल्क की ज़रूरत होगी। यानी अगर हमने कप केक ज़्यादा बनाने हैं तो चॉकलेट केक कप ज़्यादा बनाने हैं तो हमें ज़्यादा मिल्क की ज़रूरत होगी। यानी एक कमोडिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अगर आप कप केक बढ़ा रहे हैं तो आप मिल्क की क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है, टू मेक अ बिगर पैटर्न आई विल नीड मोर स्केयर्स। बिगर पैटर्न भी ज़्यादा हो रहे हैं, आपको स्केयर भी ज़्यादा चाहिए, इसे क्या बोलेंगे हम, ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। यहाँ हमारे कप ज़्यादा चाहिए थे तो मिल्क भी ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ भी हमने बिगर पैटर्न बनाना है तो हमें ज़्यादा स्केयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा अब दूसरी हम यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर देखें, अगर हमारे पास टू पेंसिल्स है, इफ़ वी वांट टू बाय टू पेंसिल्स एंड वी बाय इन द रुपीज़ ऑफ 10 रुपीज़, और अगर हम एक पेंसिल बाय करना चाहें, ऑब्वियसली वी विल पे 5 रुपीज़ फॉर ईच पेंसिल। यानी अगर हम टू पेंसिल्स ले रहे हैं 10 रुपीज़ पे कर रहे हैं, वन पेंसिल लेंगे तो 5 रुपीज़ पे करेंगे। यानी एक क्वांटिटी भी कम हो रही है। अगर पेंसिल की कमोडिटी इसे बोलते हैं, पेंसिल हम ये कमोडिटी होती है, ये यहाँ से डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास डिक्रीज़ इन मनी भी हो रहा है। यानी अगर हमने पेंसिल एक की है तो पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं। एक चीज़ में कम हो रहा है कीमत, एक चीज़ की कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। दोनों क्वांटिटीज़ अगर दोनों एक साथ इंक्रीज़ करें या एक साथ डिक्रीज़ करें, इस रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पर और भी आपके पास एग्जांपल दी हुई होंगी। देखें, पीपल और पिज़्ज़ा से भी एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। द मोर पीपल देयर आर एट अ पार्टी द मोर पिज़्ज़ाज विल बी नीडेड। ज़्यादा लोग होंगे तो हमें ज़्यादा पिज़्ज़ाज लेने पड़ेंगे, कम लोग होंगे तो कम पिज़्ज़ाज लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, और ईजीएस्ट एग्जांपल्स फ़िलहाल इसमें यही दी हुई हैं। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब इन्वर्स वेरिएशन में देख लेते हैं। देखिए इन्वर्स वेरिएशन की, देखिए यहाँ पर देखें, देखें ये आपके पास पेज नंबर 74 है। यहाँ पर देखें, मोर होमवर्क, एक चीज़ की कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ रही है, काम ज़्यादा हो गया है। मोर होमवर्क लेस प्ले टाइम, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है दूसरी कम हो रही है। आगे देखें, लेस होमवर्क मोर प्ले टाइम। अब होमवर्क ये वाली जो कमोडिटी है ये कम हो गई है, प्ले टाइम ज़्यादा हो गया। यानी एक चीज़ की कमोडिटी बढ़ रही है दूसरी की कम हो रही है। समझ रहे हैं आप, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। इस रिलेशन को बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, ये आपके पास एक वर्कर है, ही वांट्स टू बिल्ड अ बिल्डिंग। अब देखें, अगर हम मोर वर्कर्स लगाएंगे तो हमारे पास लेस टाइम, वॉल को प्रिपेयर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हमारे पास लेस टाइम रिक्वायर्ड होगा। ज़्यादा मज़दूर लगाएंगे तो कम वक्त में काम हो जाएगा। लेकिन सपोज़ हम एक ही आदमी को कहते हैं यू हैव टू प्रिपेयर दिस बिल्ड,
यू हैव टू बिल्ड अ वॉल। तो अगर एक ही आदमी इसको तैयार करेगा, एक आदमी इसको बनाएगा, तो ऑब्वियसली हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। यानी अगर हम मज़दूर कम करेंगे तो हमारे पास डेज़ इंक्रीज़ कर जाएंगे, ज़्यादा दिनों में काम होगा। लेकिन अगर हम मज़दूर ज़्यादा करेंगे तो काम हमारा 1 दिन में हो जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन को, इसमें एक कमोडिटी बढ़ रही है, एक कम हो रही है। मज़दूर ज़्यादा करेंगे, टाइम लिमिट आपके पास कम हो जाएगी, जल्दी वॉल तैयार हो जाएगी। और अगर मज़दूर हम कम करेंगे तो ज़्यादा दिनों में काम ख़त्म होगा। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, ये आपको समझाना ज़रूरी था। उसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम देख लेंगे किस पैटर्न से हमें क्वेश्चन करने हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, यहाँ आपके पास क्लियर सा क्या कहा हुआ है। अब ये थोड़ी सी समझाने वाली बातें हैं। ये आपने तीनों क्वेश्चन इस तरह कॉपी वर्क आपने करना है, लेकिन समझा भी मैं आपको दूंगी। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस हैव डायरेक्ट वेरिएशन। अब ये कैसे, ये डायरेक्ट वेरिएशन इनमें कैसे होता है? टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, इसकी एग्जांपल हम किस तरह से कोट करते हैं। चलो, अब देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस हैव, कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। वो किस तरह से होता है? अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम हमारे पास ज़्यादा लगेगा। लाइक अगर आपका स्कूल आपके घर से ज़्यादा दूर है, 1 घंटे के फासले पे है, तो ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपका घर स्कूल के पास है तो आपको कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। सेकंड में आपके पास ये कहा हुआ है इफ़ 8 कॉस्ट, ये वाला पूरा क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। ये आप अभी नहीं करेंगे पार्ट 2 में। जब ये मैं आपको डायरेक्ट के क्वेश्चंस करवा दूंगी उसके बाद, तो अच्छा, ये आप बस अब आप जहन में रख लें कि जब हम डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ये जहन में रखना है। और अब ये कैसे करेंगे, ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको फिर करवा दूंगी, परेशान नहीं होना। थर्ड में आते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क इज़ डिक्रीज। ऑब्वियसली अभी हमने एग्जांपल में किया था, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हम ज़्यादा लगाएंगे किसी काम को, किसी वॉल को, किसी बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए, तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क विल बी डिक्रीज। ठीक है, द कॉन्टीन्यूड रिलेशन ऑफ 2 3 3 4 इज़ 2 3 4, इसको इसी तरह से लिखते हैं। यानी ये वाला जो इनके बाद ये जो आपके पास सेंटर की वैल्यू है, इसको एक बार लिखते हैं। ये जो इसे बोलते हैं एक्सट्रीमीज होते हैं साइड वाले। यस, तो ये आपके पास जो सेंटर में होते हैं मीन से होते हैं, और जो किनारों पे आपके पास नंबर लिखे हुए होते हैं साइड्स पे, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो मीन्स को यहाँ पर एक बार लिखते हैं 2 3 4। डिस्टेंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। ये आप 9th में फिजिक्स में करेंगे। जहाँ कहीं भी आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ होगा, यू विल मल्टीप्लाई स्पीड बाय टाइम। ठीक है, टाइम गिवन, ये इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। सेकंड में आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स की बात आती है। अब तो देखते हैं, इसमें आपके पास सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ट्रू हैं, बाकी सब फॉल्स हैं। तो अब ये देख लेते हैं ये कैसे ट्रू हैं। नंबर ऑफ आइटम्स बॉट एंड प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन। जितनी ज़्यादा आप आइटम्स बाई करेंगे किसी स्टोर से या वट एवर कहीं भी, तो ज़ाहिर सी बात है आपको उतनी ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। ज़्यादा चीज़ें लेंगे तो ज़्यादा प्राइस पे करेंगे। दिस इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, बिल्कुल ठीक है ये, इट इज़ ट्रू। अ कार दैट ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। अब ये आपके पास क्या है? इट इज़ अगेन अ क्वेश्चन। ये वाला भी आपके पास क्वेश्चन है और ये भी आपके पास क्वेश्चन था। तो ये भी आपको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगेन आपके पास ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। ये दोनों भी जब डायरेक्ट वेरिएशन के हम क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर ये भी आप खुद करेंगे, वरना मैं तो आपको कर ही दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी हम बाकी काम डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन के थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। वो करने के बाद क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो फिर हम इनकी तरफ आएंगे। अच्छा, और इसके बाद ये बीच में आपके पास देख लें क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ़ पीपल इन अ हाउस एंड अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव इनवर्स वेरिएशन। ऐसा होता है भला? नहीं। जितने ज़्यादा घर में लोग होते हैं, नंबर ऑफ़ फूड रिक्वायर्ड हैव इनवर्स। इनवर्स थोड़ी होती है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा खाना लगेगा, कम लोग होंगे कम खाना लगेगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इनवर्स नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, मोर पिज़्ज़ाज रिक्वायर्ड इफ़ देर आर मोर पीपल दैन मोर पिज़्ज़ाज आर रिक्वायर्ड। ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा पिज़्ज़ा यूज़ होगा, ज़्यादा खाना लगेगा, ज़्यादा फूड यूज़ होगी। अब इसलिए ये फॉल्स है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ यूज्ड इन द यूनिटरी मेथड, गलत है, सिर्फ यूनिटरी मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इफ़ अ गार्डनर प्लांट 6 saplings in the 3 hours, he can plant 10 saplings in 4 hours। अच्छा, ये वाला भी आपके पास बेसिकली क्वेश्चन है, तो ये वाला फॉल्स क्यों है ये भी सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा, या मैं इसका एक शॉर्ट मेथड भी आपको करवा सकती हूँ। देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत सिंपल सा वे है। देखिए, यहाँ पर कहा है गार्डनर 6 सैपलिंग्स हैं 3 आवर्स में बना रहा है। 3 और 6, देखिए इन दोनों की एक रेशो है, लेकिन 10 और 4 की कोई रेशो नहीं है। अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ 5 होना चाहिए था, 4 नहीं हो सकता। यहाँ से हमें रेशो पता चल रही है 6 और 3 से। इज़ इट क्लियर? तो इसको अगर हम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। देखें, 6 और 3 की रेशो है, 10 और 5 की रेशो बनती है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। और बाकी जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कहा है कि हम एक्सरसाइज के बाद करेंगे, वो है क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। और वैसे तो इसका आंसर 800 बनता है, लेकिन कैसे ये आप सॉल्व करेंगे, जब आपसे नहीं होगा तब मैं सॉल्व करूँगी। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ये वाला भी आपका डायरेक्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा, क्वेश्चन 3 में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, ये आपने सिर्फ ये बताना है ये आपकी समझ में क्या आता है, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स है। तो ऐसे ये बात नहीं है, पीछे आंसर्स लिखे हुए हैं बैक ऑफ द बुक पे, वहाँ से आप डायरेक्ट, लेकिन आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए वाई यू आर राइटिंग डायरेक्ट वेरिएशन और एंड वाई यू आर राइटिंग इन्वर्स वेरिएशन। नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट एंड देयर कॉस्ट, कि जितनी पेंसिल्स खरीदेंगे उतने पैसे आप पे करेंगे, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। नंबर ऑफ मैन, अच्छा लास्ट पे आ जाते हैं, पहले सिमिलर क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ कार मूविंग अ कांस्टेंट स्पीड पे कार जा रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, इन इसका आप उसकी स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय अ कार। देखिए, उसकी स्पीड आपने कार की चेंज नहीं करनी, कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी जा रही है, लाइक आप स्कूल जा रहे हैं, और अगर आपने 80 की स्पीड रखी है या 60 की है, तो सेम उसी स्पीड से आपकी कार आपके घर या स्कूल की तरफ जा रही है। डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन, तो जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियसली ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना, जितना भी आपके पास टाइम रिक्वायर्ड होगा। ये आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन है, ये भी डायरेक्ट है। अब आते हैं यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन में। नंबर ऑफ मैन ऑन अ जॉब एंड डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट, ये इन्वर्स वेरिएशन है। किस तरह से है, ज़्यादा लोग, तो हमारे पास ज़्यादा लोग लगाएंगे तो काम हमारे पास जल्दी कवर होगा, कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स। स्पीड ऑफ अ कार, अब देखें इन दोनों क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है, यहाँ कांस्टेंट स्पीड थी, उसकी वजह से डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन बनता है। लेकिन अगर आपके पास कांस्टेंट स्पीड नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, स्पीड ऑफ अ कार एंड टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, ठीक है। अब आप अपनी मर्ज़ी से, आप स्पीड कांस्टेंट स्पीड नहीं है, लेकिन अब आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ कार टाइम टेकन। अब आप अगर तेज़ स्पीड में कार चला रहे हैं तो जाहिर है आपको कम टाइम लगेगा स्कूल जाते हुए। कांस्टेंट स्पीड की बात और है, लाइक कभी आपने अगर 40 कर दी है तो कभी आप 80 पे कार चला रहे हैं, कभी आप 120 पे कार ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जितनी ज़्यादा स्पीड से आप स्कूल जाएंगे तो आपका डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ कार आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपका स्कूल पहुंचने का टाइम कम हो जाएगा। जैसे अक्सर सुबह स्कूल लेट हो रहे होते हैं तो हम अक्सर अपने ड्राइवर्स को कह रहे होते हैं, या ऑटो या वट जिस पे भी आप जा रहे होते हैं, तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ। वो तेज़ चलाने से क्या फ़ायदा होता है, हम जल्दी स्कूल पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जल्दी, तो ये हमारे पास ये कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स। लेकिन अगर हम कांस्टेंट स्पीड से ही कार चला रहे हैं तो टाइम और डिस्टेंस जितना कवर होगा, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। टाइम उतना ही कंज्यूम होगा, डिस्टेंस जितना हम कवर करेंगे हमें कांस्टेंट स्पीड से वहाँ स्कूल पहुँचेंगे, या अपने रिक्वायर्ड जहाँ पर भी आपने ट्रैवल करना है, जहाँ भी आप पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों चीज़ों में ख़ास तौर पे आपने फ़र्क रखना है, तो इन दोनों में ये फ़र्क था। अच्छा, ये अब आपके पास हो गए, 3rd तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन 4 आपने बहुत ध्यान से देखना है। 4 में जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बिल्कुल जिस तरह से मैं क्वेश्चन लिखूँगी, आपने बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा क्लास, सबसे पहले आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज़ ₹200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट। अब आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए,
टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स, 10 लॉटरी टिकट्स आपने बाई की हैं और कितने की हैं, उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है 10 लॉटरी टिकट्स की, 200 रुपीज़। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में 2 कमोडिटीज़ हैं, एक लॉटरी टिकट्स हैं जो आपने बाई की हैं और उनकी कॉस्ट कितनी पे की हैं। हमेशा 2 कमोडिटीज़ होती हैं हर क्वेश्चन में। अब आगे आ गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। यहाँ भी टिकट्स दी हुई हैं लेकिन यहाँ कॉस्ट नहीं है, यानी आपने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट आपने फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम ये क्वेश्चन किस तरह से स्टार्ट करेंगे, आप कैसे स्टार्ट करेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज सी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन 4 है। अच्छा, यहाँ पर फाइंड द कॉस्ट, जो आपने कॉस्ट फाइंड की है, जो चीज़ आपने सबसे पहले फाइंड करनी होती है उसे आप लिख लें, लेट द कॉस्ट बी एक्स, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो आपके पास हम एक्स से डिनोट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए आपके पास 2 कमोडिटीज़ थी। पहली बात तो हमारे पास यहाँ कॉस्ट आई थी और कॉस्ट यूनिट आपने ज़रूर लिखने हैं, ये आपके पास रुपीज़ में आ गए। उसके बाद दूसरी आपके पास जो चीज़ आ रही थी वो आपके पास है लॉटरी टिकट्स, लॉटरी, ठीक है। ये 2 कमोडिटीज़ ही आपके पास बनी है ना, एक आपके पास आ रही है कॉस्ट और दूसरा लॉटरी टिकट। और कॉस्ट में आपने इसको रुपीज़ इसलिए लिखा है कि इसके यूनिट लिखना है। अब दोबारा से ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये फाइंड किया है कि हमारे पास कॉस्ट है और लॉटरी टिकट है। अब हम ये इस कॉलम को अब हम फिल करना कैसे शुरू करते हैं, देखें, टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट इज़ 200। तो लॉटरी टिकट्स हमारे पास कितनी हैं 10, और ये आपने कितने की ली हैं 200। सबसे पहले तो आप ये फिल कर लें। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट लाइन में फाइंड द कॉस्ट, इसका मतलब आगे हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, इसको एक्स यहाँ पे लिख दें, 25 टिकट्स, तो यहाँ पे 25 आ गया। देखिए कोई मुश्किल तो नहीं है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेंटर में एक लाइन लगा देते हैं डिवाइड की, वो अननेसेसरी लाइन होती है, इससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। देखिए ये कॉस्ट हमारे पास, ये इसकी डिफरेंट कमोडिटीज़ की ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो सेंटर में यहाँ डिवाइड का साइन कभी भी नहीं लगाते। अच्छा, अब देखें क्या करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन देख के आपको पहले ये देखना है कि ये कौन सा रिलेशन है, इज़ इट अ डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। अब देखिए अगर हमने 10 लॉटरी टिकट्स 200 में ली हैं तो जाहिर है अगर लॉटरी टिकट्स अब हमने काफ़ी ज़्यादा लेनी है 25, तो हमें क्या करेंगे, हम उसको उसके ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट वेरिएशन के लिए मैं बता रही हूँ, सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है डायरेक्ट और इन्वर्स में, जहाँ पर एक्स होता है वहाँ से एक एरो ऊपर लगता है, जो एरो यहाँ पे लगता है सेम दूसरी साइड पे भी वही एरो लगता है। ये क्या शो करता है कि ये एरोज शो करते हैं कि दिस इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब ये एरो में आपको, और हमेशा ये एक्स से ही स्टार्ट करते हैं, ये एरोज आपने इसी तरह रखने हैं, और डायरेक्ट के दोनों एरो एक ही साइड पे होते हैं और ये एक तरह के होते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर मेंशन भी करेंगे, दिस इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखें हमें ऐसे एरो लगाने का क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे एक्स जहाँ से एरो स्टार्ट होता है ये वैल्यू हम हमेशा ऊपर रखते हैं और उसके बाद दूसरी वैल्यू हम इसके डिनोमिनेटर में रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएं। अब यहाँ पर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 25/10, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे, एरो लगा देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अब क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू, अब इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 200। ये दोबारा से मेथड देख लें। खैर अभी हम एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे इसको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सॉरी, देखें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको, हमने फाइंड क्या करना है, ऑब्वियसली हमने अननोन वैल्यू हमारे पास एक्स है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स को आप इसी साइड पे रहने दें, 25 × 200 होल डिवाइडेड बाय 10, ये ज़ीरो इसे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 25 × 2 एंड इट विल बिकम 500। अच्छा, 500 तो लिख लिया, 500 के साथ 500 क्या था, पहली बात ये कॉस्ट थी, और कॉस्ट के आगे यूनिट क्या है, रुपीज़, इट मीन्स यहाँ पर रुपीज़ आएगा। अब देखें पूरा क्वेश्चन आप समझें, 10 लॉटरी टिकट्स हमारे पास कितनी आई थी, 200 रुपीज़ की। अब हमसे किसी ने ये क्वेश्चन किया है, इफ़ यू बाय 25 टिकट्स लॉटरी टिकट्स, तो वो हमारे पास कितने की आएंगी, वो हमारे पास 500 की आएंगी।
ठीक है, यानी हमारे पास लॉटरी टिकट्स कम थी तो 200 की आई, जब हमने ज़्यादा बाय की तो हमें ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ी है। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि हमारे पास कितना इजी होता है। डायरेक्ट और इन्वर्स में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है, जब आप गैस कर लेते हैं अगर तो ये डायरेक्ट है तो दोनों के एरो इस तरह से लगते हैं। पहला एरो इन्वर्स में भी हमेशा एक्स की साइड से लगता है। इन्वर्स में सिर्फ ये होता है कि जो एरो इस साइड पे लगेगा यहाँ उसका उलट लगा देंगे, यानी उसमें एरो ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा। सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है डायरेक्ट और इन्वर्स के सारे क्वेश्चंस में। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्या ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है तो दोनों एरो एक साइड पे लगेंगे, अगर इन्वर्स का है तो पहला एरो इसी तरह रहेगा, दूसरा इसके ओपोजिट लगेगा। ओपोजिट से क्या होता है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है x/200 है तो 25/10 है, क्योंकि यहाँ पर एरो की टिप नीचे है। लेकिन अगर आप उल्टा एरो लगाएंगे तो ऑब्वियसली पहले 10 लिखेंगे, फिर 10/25 आ जाएगा। ये इतनी सी चीज़ से बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा गलत कर देते हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स में ये चीज़ मिक्स कर देते हैं। तो आपने हमेशा ये आपने ध्यान में रखना है कि इफ़ यू आर डूइंग डायरेक्ट वेरिएशन, तो डायरेक्ट वेरिएशन में सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। फिर आपने एरोज़ ध्यान से लगाने हैं, और एरो लगाने का क्या मतलब है, जहाँ से एरो आप स्टार्ट कर, पहला एरो डायरेक्ट में और इन्वर्स में ये वाला हमेशा सेम होता है। अगर डायरेक्ट है तो ऐसा ही एरो इधर बनेगा, इन्वर्स है तो इसको उल्टा कर लें। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि इसको उल्टा कर लें, और जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा होता है ये एरो की टिप होती है, उस नंबर को आप ऊपर रखते हैं। अगर ये टिप ऊपर होगी तो वो नंबर ऊपर रखेंगे, दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में आएगा। बाकी बिल्कुल यही है। इन्वर्स में सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ इन्वर्स वेरिएशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये इतनी ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये भी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, होपफुली आपको क्वेश्चन 5 भी मैं करवा देती हूँ। 5, 6, 7, 5 आप अच्छा चलें करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके क्वेश्चन 5 देखें। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज़ ₹1500। पहले सेंटेंस में आपको क्या टू कमोडिटीज़ नज़र आ रही हैं। पहले तो नज़र आ रहा है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी सर एक तो हमारे पास क्लॉथ है, ठीक है, और वो बताया हुआ है कि मीटर्स में है, और दूसरा उसकी कॉस्ट कितनी है 1500। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आगे तरफ चलते हैं, देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। हाउ मैनी मीटर ऑफ द सेम क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर द 15,000। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ सेम क्लॉथ, हाउ मैनी मीटर का क्या मतलब है कि हमने क्लॉथ फाइंड करना है कि हम कितना कपड़ा और ख़रीदेंगे। अब देखें यहाँ पर मैं अब से थोड़ा सा फिल करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द क्लॉथ, इसके यूनिट मीटर में होते हैं BX, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब कमोडिटीज़ हमारे पास कौन सी थी, एक तो हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट के यूनिट हमेशा रुपीज़ में होते हैं। दूसरी हमारे पास है क्लॉथ, ये हमारे पास मीटर में है। अब हम ज़रा क्वेश्चन की तरफ दोबारा वापस आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में कहा हुआ है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, कॉस्ट कितनी है 1500, किसकी है 5 मीटर क्लॉथ की, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1500 कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट है 5 मीटर क्लॉथ। ये पहली लाइन तो समझ आ गई कि 5 मीटर का कपड़ा है, वो कितने में ख़रीद रहे हैं हम 1500 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट लाइन में कहा है हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द सेम क्लॉथ, ठीक है, यही वाला कपड़ा हमने ख़रीदना है। कैन बी परचेज 15,000 में हम कितना कपड़ा ख़रीदेंगे 15,000 में, और पूछी क्या है हमसे हाउ मैनी मीटर। यहाँ पर अब रुपीज़ का मतलब है हमारे पास कॉस्ट गिवन है, ठीक है, रुपीज़ का मतलब आ गया ये रुपीज़ है 15,000, ये हमारे पास कॉस्ट इस बार गिवन है, और हमने यहाँ पर x लिख देना है। इसीलिए ऊपर लिखा था लेट द क्लॉथ BX, यानी अब हमने क्लॉथ मीटर में फाइंड, यानी अगर 5 मीटर हमने कपड़ा ख़रीदा है वो 1500 में आ रहा है, तो 15,000 में कितना कपड़ा आएगा, ज़ाहिर है 5 मीटर से तो बहुत ज़्यादा आएगा ना। 1500 में अगर इतना का कपड़ा है तो ज़ाहिर है 15,000 में कितना आएगा। तो अब ये कौन सा रिलेशन आपके ख्याल में बनता है, पहला एरो हमेशा x की तरफ से यूं ही लगता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था जहाँ x होता है हमेशा स्टार्टिंग एरो वहाँ से लगता है। अब ये डायरेक्ट रिलेशन है तो ये दूसरा एरो भी सेम होगा। देखें अगर आपके पास 1500 में 5 मीटर कपड़ा आ रहा है तो ज़ाहिर है 15,000 में और ज़्यादा, यानी ज़्यादा पैसे लेंगे तो ज़्यादा कपड़ा आएगा। तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
मेंशन भी करेंगे, सिर्फ एरो से मेंशन नहीं करते। दिस इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम क्या करेंगे, 1500 ओवर 15,000 और ये हमारे पास है 5/x बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या होगा, x इंटू 1500 इज इक्वल टू 5 इंटू 15,000। एक्स की वैल्यू हमने ऑब्वियसली फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 5 इंटू 15,000 होल डिवाइडेड बाई ये 1500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़ाहिर है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल, 15 1 दा 15, 15 1 दा 15, ये जो ज़ीरो था वो यहाँ पर लग गया। ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। अब मेरे पास तो नीचे जगह नहीं तो मैं साइड पे काम कर रही हूँ। 5 इंटू 10 तो ये बन गया हमारे पास 50, लेकिन क्या, मीटर। ये आपके पास आंसर है। एक्स क्या हमारे पास निकला है, 50 मीटर। एक्स कितना निकला, यानी 5 मीटर कपड़ा। अगर आपका 1500 में 5 मीटर आ रहा है कपड़ा, तो 15,000 रुपीज़ में कितना कपड़ा आएगा, 50 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है। लेकिन एंड में कोशिश हम ये करते हैं, x इज़ इक्वल टू 50 मीटर। हमेशा यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बनाया करें, यानी ये सारा जब आप इसके बाद ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे, फिर एंड पे आप यूँ ज़रा प्रोमिनेंट करके लिखेंगे। लाइक हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, ये स्केल से आप काम करेंगे और यूनिट हमेशा साथ मस्ट मेंशन करते हैं। ठीक है, यूनिट मस्ट मेंशन करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी मुझे आपको करवाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी आपसे क्वेश्चन नंबर 6 नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 ओके। आप लोग क्वेश्चन 7 चलें करते हैं, अभी तो 6 पे आते हैं ना, फिर 7 की बात करते हैं। 6 आपसे नहीं होगा, वो मुझे आपको करवाना पड़ेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इतनी समझ आ जाए कि क्वेश्चन 7 आप लोग खुद पे कर लें। अगर नहीं भी हुआ तो मैं आपको एटलीस्ट इस तरह का आपके पास डाटा बना दूँगी ताकि आगे आप सॉल्व कर लें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलें क्वेश्चन 6 की तरफ हम आ रहे हैं। वैसे तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को कर लेना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन में शायद आपको थोड़ा मसला हो। देखें, इट इज़ गिवन दैट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली विद द मैस हंग फ्रॉम इट। मैस यानी वज़न हमने कोई इलास्टिक स्प्रिंग से हंग किया है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 50 kgs प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज ऑफ। अगर 50 kgs हम उस स्प्रिंग से वेट हंग करेंगे तो हमारे पास कितनी लेंथ हो जाएगी, इंक्रीज इन लेंथ 2.5 सेंटीमीटर का वो स्प्रिंग, हमारे पास उसमें इतनी इलास्टिसिटी आ जाएगी। अच्छा, हाउ मैनी kg वुड बी प्रोड्यूस्ड एन इंक्रीज ऑफ 7। अगर 7.5 सेंटीमीटर की इंक्रीज़ होती है लेंथ में, तो हमने कितना वेट उसके साथ हैंग किया है। ठीक है, तो ये अब हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, यानी अब हमने फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज या लेट द kg बी x। हमने अब इसमें फाइंड क्या करने हैं, सबसे पहली बात यह है हाउ मैनी kgs। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है लेट द kgs बी x, यानी हमने फाइंड क्या करना है, किलोग्राम्स फाइंड करने हैं ना। तो अब हमारे पास 2 कमोडिटीज़ कौन सी हैं, सबसे पहली हमारे पास कमोडिटी है kg की, दूसरी हमारे पास है इंक्रीज़ इन लेंथ, और ये हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में इंक्रीज़ है। आई थिंक ये हमें यहाँ देखना पड़े, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इसके आगे हमने यहाँ पर cm ही शो करना है, सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम डाटा बना रहे हैं लेट द kg बी एक्स, वो मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने फाइंड ही करने को kg का है तो kg को हम x लेंगे। एक कमोडिटी हमारे पास किलोग्राम की है, दूसरा जितने किलोग्राम हम हैंग करेंगे उतनी ही लेंथ में हमारे पास इंक्रीज़ होगी। अच्छा, पहले हमने कितने kg हैंग किए थे, यहाँ पे 50 kg, तो इंक्रीज़ इन लेंथ कितनी हुई थी, 2.5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ में इंक्रीज़ हुई है, तो अब इसका मतलब हमने कितने केजी यहाँ पर हैंग किया है। ठीक है, इसका मतलब है ये आपके पास कम अभी लेंथ थी तो कम वेट आया है, अगर हम ज़्यादा लेंथ में इंक्रीज़ हो रही है तो उसका मतलब यहाँ 50 से बहुत ज़्यादा वेट आएगा। कौन सा रिलेशन है हमारे पास, हमेशा पहला एरो इसी तरह लगता है, जहाँ से x होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर इन्वर्स होता
तो हम यहाँ पर इसको इन्वर्सली यहाँ पर लगा देते। अब ये डायरेक्ट रिलेशन है तो हम इसको यहाँ पर सीधा ये आपने स्केल से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेम एरो शो किए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हमें लिखना भी पड़ेगा दिस इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। अब आगे आ जाते हैं, इसी तरह से दोबारा उतार लें 50/x 2.5 cm over 7.5 cm। तो ये हमारे पास आएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग अब देखें 50 इंटू 7.5, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 2.5 cm। अब हम क्या कर लेते हैं, आपकी अभी कन्वीनियंस के लिए भी आप कंफ्यूज नहीं हो, हम चाहें तो यहाँ पर भी इनकी साइड्स चेंज कर सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन को आगे जाने देते हैं, ठीक है। 50 इंटू 7.5 ओवर ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आप डिवाइड कर दें। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी साइड चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा 7.5 ओवर 2.5 सॉल्व करने के बाद भी हम कर सकते थे, लेकिन हम अभी कर लेते हैं। अच्छा, ये 50 हमारे पास ऐसे ही आ गया, 7.5 का क्या मतलब है 10। अब ये पॉइंट ख़त्म हो गया, ये आपके पास था 2.5, इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, ऊपर हमारे पास 10 आ गया। अब सिर्फ इसकी डिवीजन है, 10 यहाँ से ख़त्म कर दें, 25 1 दा 25, 25 2 दा 50, तो क्या बच गया हमारे पास 2 इंटू 75, क्योंकि पॉइंट नहीं है अब इसमें, ठीक है। अब इसको यहाँ 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बिकम 150। लेकिन क्या 150 क्या चीज़ है, 150x हमने फाइंड करना था और वो हमारे पास kg में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 kg, बॉक्स बना दें। इट मीन्स अगर हमने 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ इंक्रीज़ हुई है उस स्प्रिंग में, तो हमने कितना वहाँ पर कितना वेट था हमारे पास, 50 kg का वेट वहाँ हैंग किया था। अगर 7.5 सेंटीमीटर की इंक्रीज़ हुई है लेंथ में, तो कितना वेट हमने हैंग किया था 150 kg, ठीक है। ये इसका आंसर है, तो ये इतना सा क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं, मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा मैं आपको डाटा बना देती हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 ज़रा एक बार ध्यान से रीड कर लेते हैं। देखिए मैथ का रूल पहले ये होता है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ें, दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, जब तक आप क्वेश्चन सही तरह अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन भी सिर्फ ईजी है, यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड्स इस तरह की वर्डिंग यूज़ की हुई है कि आप कहेंगे हो ये क्या क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। एन एजेंट इज़ पेड अ कमीशन ऑफ ₹200 फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ 2000, ठीक है। गुड्स कितने की थी 2000 की, उसने सेल की, उसकी जगह उसे कमीशन कितना मिला है हमारे पास 200 रुपीज़ का। नहीं, हमारे पास जो कमीशन है, हाँ ठीक है, कमीशन हमारे पास 200 का मिला है, और जो गुड्स थी उनकी गुड्स वर्थ 2000, चीज़ें कितनी की थी 2000 की उसने चीज़ें थी जो उसने सेल की थी, कमीशन कितना मिला है 200 का। हाउ मच कमीशन विल ही गेट फॉर सेलिंग गुड्स। अब अगर 30,000 की वो चीज़ें सेल कर रहा है, गुड्स वर्थ 30,000, अब उसको कितना कमीशन होगा, ज़ाहिर है ज़्यादा मिलेगा, तो कौन सा रिलेशन है डायरेक्ट। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाउ मच कमीशन, अब इसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द कमीशन बी एक्स। सबसे पहले आपके आ गया लेट द कमीशन बी एक्स, वो मैंने कहाँ से फाइंड किया है, हाउ मच कमीशन, ठीक हो गया, कमीशन हमने फाइंड करना है एक्स। अब कौन सी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास हैं गुड्स और वो हमारे पास हैं रुपीज़ में, ठीक है। दूसरी हमारे पास है कमीशन ऑफ एजेंट, ये भी ज़ाहिर रुपीज़ में ही होता है। अच्छा, अब जो गुड्स सबसे पहले हमने हमारे पास कितने की थी, वर्थ 2000, तो 2000 की हमारे पास चीज़ें थी, कमीशन इसको मिला था 200 का। अब हमने क्या करना है, 30,000 की हमारे पास गुड्स हैं और हमने अब फाइंड करना है कमीशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गलती नहीं करनी। एरोज़ कैसे लगाते हैं, ये आपके पास फर्स्ट एरो है, इफ़ इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन तो इसका एरो भी सेम लगेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़
डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ पर पहले लिख लें x/200, और ये कौन सा है, ज़ाहिर है आपको पता है जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो नंबर सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। 30,000/2000 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, और ये सेम मेथड है सब क्वेश्चंस का, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो ये हमारे पास हो गया x मल्टीप्लाई बाय 2000 इज इक्वल टू 30,000 मल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई यही होता है ना, 200 इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये x इज इक्वल टू, सॉरी ये थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखा करें, ये मैंने गलती कर दी। अगर x मैंने यहाँ लिखा है इक्वालिटी के नीचे इक्वालिटी आता है, x यहाँ सेंटर में आना चाहिए था, ये थोड़ा सा ये इस चीज़ का सिमेट्री का भी ध्यान रखा करें। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 200 होल डिवाइडेड बाय 2000। पहले तो हम ज़ीरोज़ कैंसिल कर देते हैं, ये हमने ज़ीरो कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास क्या आ गया, ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 1 2, और ये आ गया 00। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 1 3, जितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे लगा लें, और ये आपके पास आ गया। ऑब्वियसली कमीशन आपके पास, ये कमीशन था हमारे पास जो हमने फाइंड करना था एजेंट का, वो भी हमारे पास रुपीज़ में था, तो ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब अगर हमारे पास सेलर 30,000 की गुड सेल करता है तो अब उसका कमीशन कितना आएगा, 3,000। सिंपल क्वेश्चन से ये, तो ये सारे तक ऑलमोस्ट मैंने आपको 7 तक कर दिए हैं, और बस ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये हम इन्वर्स के भी क्वेश्चन करेंगे। ये आपके पास 12 और 13 है। वैसे तो आप अगर करना चाहें एज अ होमवर्क, मेथड मैंने आपको सारा बता दिया है एज अ होमवर्क। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, और ये दोनों इन्वर्स के क्वेश्चन हैं, और फ़र्क मैंने आपको, अगर आप कर सकें तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 12 से 18 तक रिमेनिंग क्वेश्चंस करवा दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।